हेलो 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 हेलो। तो कैसे हैं आप सभी? वेलकम है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल आप एसबी ट्यूटोरियल पर एक बार पुनः आप सभी बच्चों का बहुत बहुत वेलकम है क्लासेस में। तो हम लोग अपने चैप्टर के एंड की ओर बढ़ रहे हैं और बहुत ज्यादा लेक्चर्स आपका बचा हुआ नहीं है, लगभग आपका 2-3 लेक्चर में आपकी पूरी थ्योरी जो है आपका वो खत्म हो जाएगा। क्या हो गया? तो ज्यादा समय ना लेते हुए हम क्लासेस को स्टार्ट करेंगे और क्लासेस को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को मैं यही बताना चाहूंगा कि बोर्ड परीक्षा आपके नजदीक धीरे धीरे आ रही है और आपका प्रिपरेशन अगर मजबूत नहीं है तो मजबूत कर लीजिए, नहीं तो समय निकल गया तो बाद में ना प्रिपरेशन होता है ना बाद में कुछ हम कर पाते हैं। क्लियर? तो बातचीत में ज्यादा समय नहीं लगाएंगे और सीधा हम चलेंगे आज के अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि हमारा कोणीय वर्ग विक्षेपण होता है। कल के टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा था प्रकाश का वर्ग विक्षेपण, है ना, और साथ ही पढ़ा था प्रिज्म से प्रकाश पदार्थ प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का सूत्र निकालना। क्यों? तो इतनी चीजों को हम लोगों ने कल की क्लास में किया था और आज की क्लास को हम जो है वो स्टार्ट करेंगे। और आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वह कोणीय वर्ग विक्षेपण होने वाला है। सुजल कल नहीं आए थे? आए थे, ठीक है। तो कोणीय वर्ग विक्षेपण आज का हमारा जो टॉपिक है वो होने वाला है और बहुत शानदार तरीके से आप वीडियो में पूरा एंड तक बने रहिए। क्लासेस बहुत अच्छी समझ में आएंगी, लेकिन जितने बच्चे डायरेक्ट इस क्लास को देख रहे हैं तो मेरा सबसे पहले आपको सजेशन है, अगर आप डायरेक्ट इस क्लास में आए हैं 17वें लेक्चर में, तो आपको मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आप जाइए पार्ट फर्स्ट से लेक्चर को अटेंड करिए। आपको प्ले लिस्ट में आपको फिजिक्स 2026 और 27 की फिजिक्स फर्स्ट के पहले चैप्टर से लेकर फिजिक्स सेकेंड के लास्ट चैप्टर तक की सारे मतलब सारे टॉपिक्स बहुत अच्छे से पढ़ाए गए हैं। तो आप जाइए वहां से प्ले लिस्ट में सर्च करिए, प्ले लिस्ट को सेव करिए और एक एक करके अपनी पूरी वीडियो देख डालिए। बहुत मजा आने वाला है, पूरा फिजिक्स बहुत आसानी से आपको पढ़ाया गया है। ठीक है, तो हमारा जो आज का टॉपिक होने वाला है कोणीय वर्ग विक्षेपण, और हम चलते हैं अपने सीधे टॉपिक की ओर। और हमारा टॉपिक जो होने वाला है वो क्या होने वाला है? कोणीय वर्ग विक्षेपण जो है वो होने वाला है। ठीक है, तो इस तरीके से कोणीय वर्ग विक्षेपण क्या होता है, आइए हम इसके बारे में क्या करते हैं। कोणीय वर्ग विक्षेपण के बारे में हम लोग क्या करेंगे, जानेंगे कि कोणीय वर्ग विक्षेपण जो है हमारा वो क्या होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूं प्रिज्म से किन्हीं दो रंग प्रकाश के निकल रहे हो, ठीक है, जैसे मैं मान लेता हूं इस तरीके से कि एक श्वेत प्रकाश की किरण इस प्रिज्म पर पड़ती है। क्या पड़ती है? इस तरीके से एक श्वेत प्रकाश की किरण इस प्रिज्म पर क्या करी? पड़ती है, आपतित होती है, ऐसा हम कह सकते हैं। तो उसके बाद हम जानते हैं कि यही प्रकाश की जो किरणें हैं वो किधर की ओर मुड़ जाएंगी? यही प्रकाश की किरणें अभिलंब की ओर ऐसे मुड़ जाएंगी इस तरीके से। क्यों मुड़ी कि नहीं? नीचे की ओर। और मान लेते हैं ये रेड कलर है या ये मान लेते हैं ये बैगनी कलर है। ये बैगनी कलर ज्यादा मुड़ती है और रेड कलर कम मुड़ती है। तो जब ये प्रिज्म से निकलेगी, जब ये प्रिज्म से क्या करेगी? बाहर निकलेगी, तो ये इस प्रकार से जाएगी। बोलो जाएगी कि नहीं जाएगी? ऐसे जाएगा कि नहीं जाएगा? तो सपोज ये कोई भी दो रंग मान सकते हैं। सबसे ऊपर के कलर को हमने सपोज रेड मान लिया, सबसे नीचे के कलर को क्या मान लिया? वायलेट मान लिया। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? अगर हम ऐसे कंडीशन में बात करूं तो क्या होने वाला है समझना। ठीक है, अब हम अगर इसी प्रकाश की किरण को, ये जो रेड कलर है, अगर इसी प्रकाश की किरण को डैश डैश करके ऐसे क्या कर दूं? पीछे बढ़ा लूं और इसको भी डैश डैश करके क्या कर लूं? पीछे ऐसे बढ़ा लूं। तो जहां पर ये मिलते हैं वहां पर ये जो कोण बनता है उसी को हम लोग कहते हैं कोणीय वर्ग विक्षेपण। किन्हीं दो रंगों के प्रकाश की किरणों के बीच जो बनने वाला कोण होता है वही हमारा क्या कहलाएगा? कोणीय वर्ग विक्षेपण कहलाता है। समझ में आया? किसे कहते हैं? किन्हीं भी दो रंग। जैसे प्रिज्म से मान लो ऐसे प्रिज्म है, इधर से रेड निकला वायलेट निकला, तो इसके बीच येलो हो गया बीच में, तो येलो और इसके बीच हो गया। मतलब किन्हीं भी दो रंग, प्रिज्म से निकलने वाले किन्हीं भी दो रंगों के बीच
किन्हीं दो प्रकाश की किरणों, किन्हीं दो रंगों के प्रकाश की किरणों के बीच जो कोण बनेगा उसी को हम लोग किसे लिखते हैं, कोणीय वर्ण विक्षेपण से लिखते हैं। और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं थीटा से। किससे, थीटा से। क्लियर, बात समझ में आया? तो अब देखो, इन दोनों कलर के बीच का जो माध्य रंग होगा, क्या होगा? अगर मैं बात करूं, इन दो किरणों के बीच का जो रंग होगा माध्य रंग होगा। किसके बीच का माध्य रंग, बोलो? इन्हीं दोनों किरणों के बीच का जो माध्य रंग होगा वो क्या होगा? बीचों बीच का जो कलर होगा वो हम येलो को लेते हैं। किसको लेते हैं? येलो को हम हमेशा माध्य रंग मानते हैं। क्या मानते हैं? येलो को हमेशा हम क्या मानते हैं? माध्य रंग। मतलब सातों किरणों का विबग्योर, 7 कलर्स होते हैं ना, सातों कलर का विचलन कोण निकालो, मतलब सातों कलर का औसत निकालोगे तो वो येलो रंग के बराबर आता है। अच्छा देखो, माइंड में ऐसे चलेगा, विबग्योर, तीन ये माध्य रंग कौन हुआ? ग्रीन होना चाहिए। लेकिन मैंने लिखा किसको है? येलो को। क्यों लिया? क्योंकि जब सातों रंगों के विचलन कोण को जोड़ोगे और इसका औसत निकालोगे, मतलब विबग्योर, सातों को जोड़ोगे और 7 से भाग करोगे, तो जो मान आता है वो येलो रंग के बराबर आता है। इसलिए माध्य रंग हम किसको लेते हैं? येलो को लेते हैं। मतलब येलो को माध्य रंग क्यों लेते हैं? क्योंकि सातों रंगों के विचलन कोण का औसत निकालोगे तो वो येलो रंग के बराबर आता है। इसलिए हम माध्य रंग क्या लेते हैं? येलो लेते हैं। तो समझ में आया कोणीय वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? किन्हीं भी दो रंगों के प्रकाश की किरणों के बीच जो कोण बनता है वो हमारा क्या कहलाता है? कोणीय वर्ण विक्षेपण कहलाता है। समझ में आया? तो हम डिफिनेशन को लिख देते हैं शानदार तरीके से। क्यों भाई? हम लोग क्या करेंगे? डिफिनेशन को बढ़िया तरीके से लिख देंगे। ठीक है, कि किसे कहते हैं कोणीय वर्ण विक्षेपण? तो बताओ किसे कहते हैं? बोलो, लिख दूं? क्या लिखूंगा? प्रिज्म से निर्गत, क्या प्रिज्म से निर्गत? किन्हीं दो रंगों के प्रकाश की किरणों के बीच, है ना, किन्हीं दो रंगों के, किन्हीं दो रंगों के प्रकाश, आगे बोलो, प्रकाश किरणों के बीच के कोण को ना, प्रकाश किरणों के बीच के कोण को क्या कहेंगे? बीच के कोण को उन किरणों के लिए हम लोग बोलते हैं क्या? कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं? कोणीय वर्ण विक्षेपण कहते हैं। ठीक है ना? और इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे? थीटा से। तो लिख दूंगा क्या? इसे थीटा से प्रदर्शित, इसे थीटा से क्या करते हैं हम लोग? प्रदर्शित। इसे हम लोग जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? थीटा से जो है वो प्रदर्शित करते हैं। किसको? कोणीय वर्ण विक्षेपण को जो प्रदर्शित करते हैं हम लोग, किससे करते हैं? थीटा से। कोई भी दो रंग हो, ऐसे यहां अगर रेड होता, यहां पर क्या होता?
ऑरेंज होता तो रेड और ऑरेंज के बीच बनने वाला कोड भी कोणीय विक्षेपण होता। मतलब यहाँ सातों कलर्स के बीच थीटा का मान क्या होगा, अलग अलग होगा। जैसे अब देखो यहाँ चेक करोगे रेड और येलो के बीच में तो यहाँ अलग बन रहा है, और रेड और वायलेट के बीच देखोगे तो ज्यादा बन रहा है। क्यों बोलो, सही है कि नहीं भाई? ऐसे बहुत सारी किरणें अगर जाएं ऐसे तो सबके बीच बनने वाला कोड अलग अलग होगा ना, इसके बीच अलग, इसके बीच अलग, इसके बीच अलग, इसके बीच अलग, ऐसे ऐसे बनेगा। तो मतलब सातों रंग का जो कोणीय वर्ण विक्षेपण है वो अलग अलग ही होता है, ठीक है। और अगर हम इसका फार्मूला फाइंड करें, अगर हम इसका क्या निकालें, फार्मूला निकालें, तो इसका फार्मूला निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, थीटा इक्वल टू, हमको निकालना है कोणीय वर्ण विक्षेपण। कोणीय वर्ण विक्षेपण को किससे लिखते हैं, थीटा से। और थीटा निकालने के लिए क्या करोगे, किसका विचलन कोण, वायलेट कलर का विचलन कोण। सपोज मैंने दो रंग ले लिया है, एक वायलेट ले लिया और क्या रेड, तो वायलेट का विचलन कोण ज्यादा होता है, इसलिए वायलेट कलर में से हम रेड के कलर को क्या कर दूंगा, घटा देने वाला हूं, ठीक है ना। तो यहां से कितना हो जाएगा बोलो, थीटा इक्वल टू कल मैंने आप लोगों को एक फार्मूला बताया था, डेल बराबर ए म्यू माइनस 1। तो यहां पर डेल वी को क्या लिखूंगा मैं, ए, और म्यू को क्या लिखूंगा, म्यू वी माइनस का 1, और माइनस लगा है डेल आर को क्या लिखूंगा, ए म्यू आर माइनस का कितना 1। तो यहां से थीटा इक्वल टू, दोनों में ए क्या है, दोनों में ए क्या है, कॉमन। तो यहां से कितना हो जाएगा बोलो, म्यू वी, और मैं यहां पर क्या करूंगा, ए तो कॉमन हो गया है तो माइनस आर को भी क्या कर रहा हूं, साथ में लिख ले रहा हूं, म्यू आर के साथ में लिख ले रहा हूं, ठीक है। तो देखो यहां पर माइनस मैंने सब में क्या किया है, माइनस मैंने क्या कर लिया है, कॉमन कर लिया। तो ये माइनस का ये प्लस 1 है ना, आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो सिर्फ क्या बचेगा, थीटा इक्वल टू ए म्यू वी माइनस का म्यू आर, और ये हमारा फार्मूला हो जाएगा किसका, कोणीय वर्ण विक्षेपण का। जो भी दो रंग कहेगा तो यहाँ वही दो रंग लिख दोगे। अगर ऑरेंज और रेड कह रहा तो पहले रेड मतलब ऑरेंज रख देना, फिर रेड रख देना। जो कलर सबसे ज्यादा मुड़ेगी उसे पहले लिखोगे, और जो सबसे बाद में मुड़ेगी उसको, मतलब जो सबसे ज्यादा मुड़ेगी उसको पहले लिखोगे, जो कम मुड़ेगी उसको बाद में लिखोगे। और ये हमारा जो है वो फार्मूला आ गया कोणीय वर्ण विक्षेपण का। और इसके बाद हम लोग को जो पढ़ना है वो वर्ण विक्षेपण क्षमता पढ़ना है। क्या पढ़ना है, इसके बाद हम लोग को जो पढ़ना है वर्ण विक्षेपण क्षमता पढ़ना है। इसके लिए हम पहले से जगह बना के रख ले रहे हैं। वर्ण विक्षेपण क्षमता के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहले से डिफिनेशन के लिए यहाँ पर जगह बना के लिख ले रहे हैं। पहले हम समझ लेते हैं कि हमारा वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या होता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं इस तरीके से, किसकी किसकी बोलो, अगर मैं बात करूं वर्ण विक्षेपण क्षमता की, ठीक है, किसकी, वर्ण विक्षेपण क्षमता की। तो वर्ण विक्षेपण क्षमता बराबर फार्मूला होता है कोणीय वर्ण विक्षेपण, जो अभी अभी पढ़ा है। क्या होता है, कोणीय वर्ण विक्षेपण, ठीक है। और बचे में क्या होगा, कोणीय वर्ण विक्षेपण, और बचे में क्या होगा, माध्य किरण का विचलन। किसका, माध्य किरण कौन होता है, येलो, ठीक है। तो माध्य किरण का विचलन, ठीक है। तो यहां से वर्ण विक्षेपण क्षमता को हम किससे लिखते हैं, अगर मैं बात करूं वर्ण विक्षेपण क्षमता की ना, तो वर्ण विक्षेपण क्षमता को ओमेगा से लिखते हैं। किसे लिखते हैं, ओमेगा से। और बताओ कोणीय वर्ण विक्षेपण को किससे लिखते हैं, थीटा से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, थीटा से। और माध्य किरण का विचलन को किससे लिखते हैं, डेल से। और माध्य कलर है इसलिए मैंने क्या लिख लिया, वाई लिख लिया, तो डेल वाई हो गया। क्लियर। आगे मैं इसी को और सॉल्व करूंगा, तो यहां से ओमेगा इक्वल टू कितना हो जाएगा, थीटा का मान अभी अभी हम लोगों ने निकाला है कितना ना, थीटा को हम लोग ऐसा भी तो लिख सकते हैं, डेल वी माइनस डेल आर।
लिखा था। तो यहां भी मैं क्या कर सकता हूं, इस तरीके से लिख सकता हूं, और बटे में क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा डेल वाई हो जाएगा। ठीक है, बटे में क्या हो जाएगा, डेल वाई हो जाएगा। तो आगे इसी को और अगर सॉल्व करूंगा तो यहां से ओमेगा इक्वल टू आपका डेल वी माइनस डेल आर का मान अभी अभी निकाला था, तो आया था कितना, ए म्यू वी माइनस का म्यू आर आया था। और बटे में क्या हो जाएगा, बटे में हमारा क्या हो जाएगा, डेल वाई को क्या लिख सकता हूं, ए म्यू वाई माइनस 1, तो ए से ए क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो यहां से आपका कितना आ जाएगा, यहां से आ जाएगा ओमेगा इक्वल टू म्यू वी माइनस का म्यू आर, और बटे में कितना, म्यू वाई माइनस का क्या 1। और ये हमारा फार्मूला आ गया क्या, कोणीय वर्ग विक्षेपण क्षमता निकालने का फार्मूला आ गया। मैंने यहाँ क्यों रेड और वायलेट लेके किया है, क्योंकि सबसे ऊपर का कलर रेड होता है, सबसे नीचे का वायलेट होता है, और मिड पॉइंट जो होता है वो क्या होता है, येलो होता है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने लिख के इसको सॉल्व कर दिया, तो ये फार्मूला हमारा वर्ग विक्षेपण क्षमता का आ गया। लेकिन अगर मैं डिफिनेशन की बात करूंगा तो डिफिनेशन क्या होगा, है ना, तो किन्हीं दो रंगों के बीच कोणीय वर्ग विक्षेपण प्रिज्म से निकलने पर जो दो प्रकाश की किरणें कोई भी हो उनका वर्ग विक्षेपण और माध्य किरण का विचलन और बटे लगा है, तो उसका अनुपात जो है वो क्या कहलाएगा, वर्ग विक्षेपण क्षमता कहलाएगा। तो डिफिनेशन में हम क्या लिखेंगे, बोलो, डिफिनेशन में मैं क्या लिखूंगा, डिफिनेशन में क्या लिखूंगा, प्रिज्म से निर्गत किन्हीं दो रंगों का कोणीय वर्ग विक्षेपण ना, देखो यहां पर किन्हीं दो रंगों का कोणीय वर्ग विक्षेपण, किन्हीं दो रंगों का कोणीय वर्ग विक्षेपण एवं माध्य किरण के विचलन का अनुपात को, माध्य किरण के विचलन के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, माध्य किरण के विचलन के अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं, कोणीय वर्ग विक्षेपण कहते हैं, कोणीय वर्ग विक्षेपण क्षमता कहते हैं। या कोणीय ना लिखो तो भी कोई दिक्कत नहीं, लिखने का हो तो लिख भी सकते हो। क्या लिखा, के अनुपात को हम लोग कहते हैं वर्ग विक्षेपण क्षमता कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, वर्ग विक्षेपण क्षमता कहते हैं। ठीक है ना, और इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, क्या, तो इसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, ओमेगा से। तो इसे ओमेगा से प्रदर्शित करते हैं। बात समझ में आ गया, किसे कहते हैं वर्ग विक्षेपण क्षमता, क्या कहते हैं, राइटिंग किसकी, राइटिंग किसकी, इसी बात पे तो घमंड है। ठीक है, तो वर्ग विक्षेपण क्षमता क्या होता है समझ में आया, और कोणीय वर्ग विक्षेपण क्या होता है समझ में आया। तो छोटे छोटे दोनों टॉपिक्स थे, कोई दिक्कत होनी चाहिए इसमें नहीं। आगे जो हम लोग इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या पढ़ने वाले हैं, अगला जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, बोलो, अरे बोलोगे,
अगला हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आइए ले चलते हैं तुम लोग को प्रकाश के प्रकीर्णन पर और देखते हैं हमारा प्रकाश का प्रकीर्णन जो है वो क्या होता है। ठीक है, हम लोग जो पढ़ेंगे वो इसमें प्रकाश का प्रकीर्णन के बारे में पढ़ेंगे और बहुत ध्यान से समझना प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। ठीक है, इसके लिए भी मैं एक बॉक्स बना के रख लेता हूं, किसके लिए, डिफिनेशन के लिए। किसके लिए, डिफिनेशन के लिए मैं एक बॉक्स अच्छा सा बना के रख लेता हूं, ये लो। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने एक बॉक्स बना के रख लिया। सही है, नहीं सही, सही है, ठीक है। तो अब हम लोग प्रकाश का वर्ग विक्षेपण समझते हैं, मतलब सॉरी, प्रकाश का प्रकीर्णन के बारे में जानते हैं। ये थैंक यू बाद में देखना, पहले सीधा हम प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में समझते हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन जो होता है वो क्या होता है। ठीक है, तो जैसे प्रकाश के प्रकीर्णन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो यहां से मैंने ले लिया सपोज, क्या कोई बता सकता है प्रकाश का प्रकीर्णन? मैंने ये क्या ले लिया, आपका सन ले लिया। ठीक है, बोलो, ठीक है, ये मैंने सन ऐसे ले लिया, क्या हुआ? ठीक है, और सपोज बात को बहुत ध्यान से गहराई से समझने की कोशिश करना। कैसे? गहराई से। सपोज यहां से हमारा जो माध्यम है ये वायुमंडल है, इसके नीचे जितना है ये क्या है, वायुमंडल है जहां हम लोग रहते हैं। ठीक है, क्या है, वायुमंडल है। या सीधी मैं ऐसे कह लेता हूं, सीधी रेखा एक खींच देता हूं। ये सपोज क्या है, तिरछी है लाइन ना, सीधी हो गई। सपोज ये वायुमंडल है, इसके नीचे जितना है ये क्या है, वायुमंडल है। और वायुमंडल में होता है मरीक्षण। क्या होता है, वायुमंडल में होता है क्या, बोलो, बोलोगे क्या होता है? ऐसे बहुत सारे होते हैं धूल मिट्टी के कण, अलग अलग प्रकार के धूल मिट्टी के कण होते हैं। क्यों भाई? क्या होते हैं? अलग अलग प्रकार के धूल मिट्टी के क्या होते हैं, पार्टिकल्स। ऐसे छोटे 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 बहुत सारे ऐसे पार्टिकल्स होते हैं। और जब सूर्य की प्रकाश की किरण पहुंचती है, प्रवेश करती है किसमें,
जब सूर्य के प्रकाश की किरण इस तरीके से आती है और प्रवेश करती है किसमें, बोलो, वायुमंडल में प्रवेश करती है। तो वायुमंडल में जितने भी ये छोटे छोटे आप देख रहे हैं, ये प्रकाश के मतलब धूल मिट्टी के कण हैं, ठीक है, ये सब क्या करते हैं, प्रकाश को अवशोषित करने का काम करते हैं। ये सब प्रकाश को क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। या ऐसा कह सकते हैं कि जब सूर्य का प्रकाश की किरण वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडल में उपस्थित धूल मिट्टी के कणों के साथ वो पता क्या करता है, वो करता है अंतर क्रिया। क्या करता है, गलत लिखा है, मुझे पता है गलत लिखा है। क्या करता है, जो प्रकाश की किरण है वो धूल मिट्टी के साथ क्या करता है, अंतर क्रिया करता है धूल मिट्टी के कणों के साथ। और धूल मिट्टी के कण जो होते हैं वो प्रकाश की किरणों को क्या कर लेते हैं, अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं। और एक विशेष रंग के प्रकाश को वो अवशोषित नहीं कर पाता, और जिस कलर को वो अवशोषित नहीं कर पाता उस कलर को वो क्या करता है, बोलो, बोलोगे, उस कलर के प्रकाश की किरणों को वो पूरे वायुमंडल में इस तरीके से क्या कर देता है, फैला देता है। इसी वजह से बेटा हमको आकाश का रंग नीला नीला दिखाई देता है। समझ में आया? इसी वजह से हमको जो है वो बादलों का रंग जो है वो कैसा दिखाई देता है, आकाश का रंग जो है वो क्या दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है, इसी सब कारणों की वजह से। क्लियर? तो मैंने क्या बताया, प्रकाश का प्रकीर्णन समझ में आया? जब सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें किसमें प्रवेश करती हैं, वायुमंडल में प्रवेश करती हैं, तो वायुमंडल में उपस्थित धूल मिट्टी के कणों द्वारा प्रकाश की जो किरणें हैं वो अंतर क्रिया करती हैं और एक विशेष रंग को पूरे वायुमंडल में क्या कर देती हैं, फैला देती हैं, जिस कारण हमको आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। और यह घटना ही हमारी प्रकाश का क्या कहलाती है, प्रकीर्णन कहलाती है। बोलो कोई दिक्कत नहीं? तो डिफिनेशन लिख दो या अपने आप से लिख लोगे? लिख लेना। यहाँ डिफिनेशन को अपने आप से मैंने आपको समझा दिया है, तो सेल्फ स्टडी इसका कर लेना। जैसा भी बुक में आपके लिखा होगा आप उसको बेहतर तरीके से क्या कर लेंगे, पढ़ सकते हैं। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। इसमें क्या है, कुछ है भी तो नहीं ना? यही तो मैंने जो आपको समझाया है, यही सारी चीजें। और जैसे क्या होता है, जितनी भी चीजें आपको कलर से रिलेटेड चीजें जो भी होंगी, कलर से जुड़ी जितनी भी चीजें होती हैं, वो कौन सी घटना की वजह से होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से होता है। जैसे आकाश का नीला दिखना, इसीलिए उसको नीला ग्रह कहते हैं। वायुमंडल की उपस्थिति में आकाश का काला दिखाई देना, सॉरी हाँ, अनुपस्थिति में अगर वायुमंडल ना हो तो आकाश हमको काला दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा, काला दिखाई देगा। और सूर्योदय के समय देखते होगे सुबह सूरज लाल लाल दिखता है। सूर्यास्त के समय देखोगे सूर्य क्या दिखाई देता है, रेड कलर का दिखाई देता है। दिखाई देता कि नहीं दिखाई देता है? और साथ में बादल जो होते हैं वो सफेद दिखते हैं। बादल, बादल अलग है, आकाश अलग है। नहीं, बादल को समझो आकाश है कि नहीं, बादल ये जो उड़ता रहता है, आकाश जो ऊपर रहता है, ठीक है। और साथ ही साथ दोपहर के समय आकाश जो है वो श्वेत दिखता है, प्रकाश के प्रकीर्णन की ही वजह से ये भी है। और खतरे का सिग्नल लाल रंग का होता है, ये भी किसकी वजह से है, प्रकाश के प्रकीर्णन की वजह से है। बोलो ये बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? आया ना? आएगा नहीं तो जाएगा कहाँ? तो ये सारी चीजें आप बहुत बेहतर तरीके से किताब में लिखी हैं, आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। कोई दिक्कत होगी तो उसके लिए हम बैठे हुए हैं, ठीक है। और आता है क्वेश्चन पेपर में, ये भी जानकारी में रखना, तो छोड़ना हमको नहीं है। क्लियर? अब इसी तरीके से अगर मैं बात करूं किसके बारे में, अगर मैं इसी तरीके से बात करूं किसके बारे में, इंद्रधनुष, जिसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, रेन बो, ठीक है, ऐसा, ठीक है। अब रेनबो, अच्छा देखो फिजिक्स वाले भी बहुत मुरह टाइप के थे कैसे थे, मुरह टाइप के। अच्छा, रेन मतलब वर्षा होता है, रेन मतलब, और वो मतलब धनुष, तो इसको वर्षा धनुष नाम देना चाहिए था। देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए था? लेकिन नाम क्या रख दिए हैं, कुछ भी।
कुछ भी। रेनबो मतलब भाई रेन मीन्स वर्षा होता है, वो मीन्स धनुष होता, तो वर्षा धनुष नाम रखना चाहिए था। इंद्रधनुष से क्या कनेक्शन इसका, लेकिन अभी रख दिया तो रख दिया, ठीक है ना, कुछ भी को कुछ भी रख देते, ठीक है। खैर, अच्छा देखो रेनबो कैसे वर्षा धनुष बनता है, रेनबो कैसे बनता है इसके बारे में भी हम जानते हैं। जैसे देखो, हाँ क्या कह रहे हो, धार्मिक, अरे यार चलो, सावन का महीना पवन फ्रेश हो रहा है ना, ये है बादल। क्या है, ऐसा होता है बादल, ठीक है। ये सपोज है बादल, क्या है, बादल है। और बादल में बहुत सारी बूंदें होती हैं पानी की। मान लेते हैं ऐसे, बारिश की बूंदे नहीं, बूंदा है, हाँ ठीक है। और ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी बूंदें भी होती हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारी क्या होती हैं, छोटी छोटी बूंदें भी होती हैं, बड़ी बूंदें होती हैं, छोटी बूंदें होती हैं, बड़ी बूंदें होती हैं, छोटी बूंदें होती हैं, ऐसे जब बारिश होती है, ठीक है। और ये इस तरीके से नीचे की ओर आती हैं, तो जो बड़ी बड़ी बूंदें होती हैं, ठीक है। अब नीचे मान लेते हैं क्या, नीचे मान लेते हैं पृथ्वी। क्या मान लेते हैं, ये सपोज क्या है, पृथ्वी, नहीं पहाड़ समझ लो, ठीक है। ये पृथ्वी, तो जो भारी भारी बूंदें होती हैं, ये समझ रहे हो, ये जो भारी भारी बूंदें, कुछ भी बना रहा है, ये जो भारी भारी बूंदें होती हैं, ये कहाँ आ गई, बोलो। ये जो भारी भारी बूंदें हैं आ गई पृथ्वी पे, लो बारिश शुरू। भारी भारी बूंदें कहाँ आके गिर रही हैं, पृथ्वी पर ऐसे आके गिर रही हैं। भारी बूंदें तो पृथ्वी पे आके गिर गई, ठीक है। अब छोटी बूंदें जो है वो पृथ्वी इसको अपनी ओर खींच नहीं पाता, क्योंकि उसका भार बहुत ही कम होता है, तो पृथ्वी उसको अपनी ओर खींच नहीं पाता, तो ये हवा में ऐसी टिकी रह जाती है, ठीक है। अब सूर्य निकलता है, क्या निकलता है, सपोज सूर्य इस तरीके से निकला, क्या निकला, सूर्य इस तरीके से निकला। ये क्या है, ये क्या है, सूर्य। और जब सूर्य का प्रकाश पड़ता है किस पर, इन छोटी छोटी वर्षा की बूंदों पर पड़ता है। जब सूर्य का प्रकाश इन छोटी छोटी वर्षा की बूंदों पर इस तरीके से क्या करता है, पड़ता है ऐसे, ठीक है। तो सूर्य का प्रकाश इन छोटी छोटी वर्षा की बूंदों पर इस प्रकार से क्या करता है, पड़ता है। तो होता क्या है, यही जो प्रकाश वर्षा की छोटी छोटी बूंदें हैं, ये पता किसकी तरीके काम करती हैं, ये काम करती हैं किसकी तरीके, प्रिज्म की तरीके काम करती हैं। और ये
इस प्रकार से प्रकाश की किरणों को कितने रंगों में, ये सब प्रकाश की किरणों को 7 रंगों में डिवाइड कर देती हैं। यही जो वर्षा की बूंदें हैं ये सब प्रिज्म के तरीके काम करती हैं और प्रिज्म का काम है प्रकाश को 7 रंगों में बांट देना। और इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, ये जो घटना होती है जो चाप, तो इसी तरीके से जब 7 रंगों में बंटता है तो एक धनुष के आकार का, सारी बूंदें मिलकर एक धनुष के आकार की ऐसे आकृति बनाती हैं 7 कलर्स की, और जिनको हम लोग क्या कहते हैं, इंद्रधनुष कहते हैं। समझ में आया? तो इंद्रधनुष कैसे बनता है, बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? ना आया हो तो बताओ कि इंद्रधनुष कैसे बनता है, हाँ? बोलो। एक मिनट। तो इस तरीके से आपको ये पूरी प्रक्रिया ऐसे धनुष के आकार की आपको क्या करती है, दिखाई देती है। आई बात समझ में? बोलो, आई ये बात समझ में कि नहीं? तो इस तरीके से आपको आकाश में एक चाप की भांति धनुष के आकार की एक स्पेक्ट्रम दिखता है, उसी को बोलते हैं क्या, इंद्रधनुष बोलते हैं। तो लिखोगे क्या मैं जो बोल रहा हूं, वर्षा के समय या वर्षा के बाद, ठीक है, अगर प्रेक्षक, प्रेक्षक मतलब जो आदमी देखता है, जैसे इंद्रधनुष ये सपोज बन रहा है, मैं इधर से देख रहा हूं इधर, तो सूर्य हमारा हमेशा मेरे पीठ पीछे होगा। एक बात और जानना, इंद्रधनुष जिधर बनेगा सूर्य हमेशा उसकी उल्टी दिशा में होगा। अच्छा, इंद्रधनुष ज्यादातर किधर देखा है, इधर देखा है, शाम को इधर देखा होगा पूर्व दिशा में। तो पूर्व दिशा में जब इंद्रधनुष बनता है शाम को, तो सूर्य किधर होता है, पश्चिम में। किधर होता है? तो इंद्रधनुष जिधर भी बनेगा सूर्य हमेशा उसकी अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अगर मेरे आंखों के सामने इंद्रधनुष बन रहा है, जैसे ये इंद्रधनुष बन रहा है मेरी आंखों के सामने, तो सन कहां होगा, पीछे। प्रेक्षक के मतलब मैं प्रेक्षक हो गया देखने वाला, और मेरे पीठ पीछे बनेगा, ठीक है। तो वर्षा के समय या वर्षा के बाद यदि प्रेक्षक की पीठ किधर की तरफ हो, पीठ सूर्य की तरफ हो, है ना, तो कभी कभी आकाश में एक धनुष के भांति एक स्पेक्ट्रम दिखाई देता है इस तरीके से, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इंद्रधनुष कहते हैं। चाप की भांति एक स्पेक्ट्रम दिखता है जिसे क्या कहते हैं, इंद्रधनुष। और यह बनता कैसे है, तो जब वर्षा के बाद जो भारी बूंदे होती पृथ्वी तो उसको अपनी ओर खींच लेता है, लेकिन हल्की बूंदों को पृथ्वी अपनी ओर खींच नहीं पाता। और जब सूर्य का प्रकाश उन वर्षा की बूंदों पर पड़ता है तो वर्षा की जो बूंदें होती है वो प्रिज्म की तरीके काम करती हैं, और वो प्रकाश को कितने रंगों में विभक्त कर देती हैं, 7 रंगों में विभक्त कर देती हैं। क्लियर? आई बात समझ में? तो इसे को हम लोग इंद्रधनुष कहते हैं। तो इस तरीके से हमारा इंद्रधनुष जो है वो बनता है। और इंद्रधनुष हमारा 2 प्रकार का होता है। इंद्रधनुष हमारा कितने प्रकार का होता है? अगर मैं इंद्रधनुष के प्रकार के बारे में बात करूंगा बेटा, तो ये आपका 2 प्रकार का होता है। एक क्या होता है, प्राथमिक इंद्रधनुष होता है, ठीक है, और एक हमारा जो होता है वो क्या होता है, एक दूसरा हमारा जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्वितीयक इंद्रधनुष बोलते हैं। दूसरा जो हमारा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, द्वितीयक इंद्रधनुष जो है वो बोलते हैं, ठीक है। अब आइए जानते हैं कि बारी बारी से एक एक टॉपिक को हम पढ़ते हैं कि प्राथमिक इंद्रधनुष क्या होता है और द्वितीयक इंद्रधनुष क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कौन से इंद्रधनुष के बारे में, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे किस इंद्रधनुष के बारे में, प्राथमिक इंद्रधनुष के बारे में। क्या, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी रेनबो। क्या कह रहे हो? अब सपोज हम चलते हैं और वही छोटी छोटी वर्षा की ड्रॉप्स लेते हैं, वर्षा की बूंदे लेते हैं, प्राथमिक इंद्रधनुष पढ़ रहे हैं, बहुत ध्यान से समझना। ये सपोज वही वर्षा की बूंद है, कलर थोड़ा डार्क कर देता हूं ना। ये सपोज वही वर्षा की बूंद है
और ये छोटी बूंदे जो थी इसको मैंने बड़ी साइज की कर रखा है क्योंकि अब हमको पढ़ना है ना। छोटी बूंदों को जूम कर लिया है सपोज, तो ये बड़ी दिख रही हैं, खूब बड़ी दिख रही हैं, ठीक है। और जब सूर्य का प्रकाश इन वर्षा की बूंदों पर पड़ेगा, क्या पड़ेगा? अरे बोलोगे ना, बोलबो का? जब सूर्य का प्रकाश इन वर्षा की बूंदों पर ऐसे पड़ेगा, अच्छा बाहर का माध्यम विरल होगा ना, ये जल है ना, तो ये क्या होगा? सघन। बाहर विरल, अंदर सघन। तो हमको क्या खींचना पड़ेगा? सबसे पहले अभिलंब खींचना पड़ेगा। क्या खींचना पड़ेगा? अभिलंब ऐसे खींचना पड़ेगा। तो प्रकाश की किरण जब विरल से सघन में जाती है बेटा, तब बताओ ये आपका किधर की ओर मुड़ जाती है? ऐसे मुड़ जाएगी कि नहीं मुड़ जाएगी? बोलो। तो यहां पर क्या हुआ? यहां पर कौन सी घटना हुई? अपवर्तन की घटना हुई। क्लियर है? और उसके बाद फिर से हम लोग देखेंगे कि ये प्रकाश की किरण बाहर जाने की कोशिश करेगी, तो यहां भी क्या खींचना पड़ेगा? अभिलंब खींचना पड़ेगा। लेकिन ऐसा कंडीशन यहां पर बनता है कि यहां आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से, आपतन कोण क्रांतिक कोण से क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में केस ये बनता है कि प्रकाश बाहर ना जाकर उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। तो इस घटना को हम लोग क्या बोलते हैं? बोलो। यहां पर कौन सी घटना हुई? कौन सी घटना हुई? पूर्व आंतरिक परावर्तन। मैंने बताया था आप लोगों को, पढ़ाया था कि यह हमेशा किसी के अंदर होती है। तो देखो जल की बूंद के अंदर हो रही कि नहीं? ठीक है, अभी ये कंडीशन बना। अब उसके बाद यहां पर क्या होगा? अब फिर से हम लोग चाहे तो अभिलंब खींच सकते हैं। क्यों? यहां भी हम चाहे तो क्या खींच सकते हैं? अभिलंब खींच सकते हैं। लेकिन यहां अभिलंब खींचेंगे, मान लो खींच दिया है अभिलंब, ठीक है, खींचा हुआ है, दिख नहीं रहा तुम लोग को। और यहां से जब प्रकाश की किरण बाहर निकलती है वर्षा की बूंदों से, तो ये प्रकाश की किरणें क्या होती हैं? अच्छा रुको, खींच देते हैं अभिलंब, नहीं यही कहोगे, सदी मजाक कर दी मेरे साथ। ठीक है, तो यहां क्या खींच देंगे ऐसे? बोलो। यहां पर ऐसे मैंने क्या खींच दिया? अभिलंब खींच दिया। तो अब हम जानते हैं प्रकाश की किरण जो है वो कैसे जाना चाहिए था? सीधी रेखा में जाना चाहिए था, लेकिन अब सघन से विरल में जा रहा है, तो अभिलंब से अभिलंब से दूर हट जाएगा। तो यहां भी तो प्रकाश मोड़ी है, तो यहां भी कौन सी घटना हुई है? यहां भी कौन सी घटना हुई है? अपवर्तन की घटना हुई है। और इस प्रकार से प्रकाश जो है वो कितने रंगों में बट गया? 7 रंगों में जो है ये इस तरीके से क्या हो गया? बट गया। और इसी को हम लोग जो बोलते हैं वो प्राथमिक इंद्रधनुष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो प्राथमिक इंद्रधनुष कैसे बनता है? तो प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण 2 बार क्या होता है? 2 बार अपवर्तन से, और 1 बार क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के बाद बनता है। ठीक है, तो प्राथमिक इंद्रधनुष का निर्माण वर्षा की बूंदों के द्वारा 2 अपवर्तन और 1 पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के बाद होता है। अब कैसे पता चलेगा कि भाई कोई कलर जो होता है वो मतलब कैसे पता चलेगा प्राथमिक बन रहा है कि द्वितीयक इंद्रधनुष बन रहा है? ठीक है ना। तो इसके बनने पर, जैसे इंद्रधनुष बना, एक कलर ये, अगर जैसे देखा इंद्रधनुष बना, ठीक है, तो अगर आपको ऊपर का रंग, सबसे ऊपर का रंग कैसा दिखे? रेड। और सबसे नीचे का जो कलर है, सबसे नीचे का जो कलर है आपको कैसा दिखे? बैगनी। ठीक है, रेड ऊपर और सबसे नीचे क्या दिखे? बैगनी। तो तुरंत माइंड में समझ जाना वो क्या बन रहा है? प्राथमिक इंद्रधनुष बन रहा है। और टाइमिंग भी बता देता हूं कब से कब बनेगा। तो प्राथमिक इंद्रधनुष के बनने का जो समय होता है वो मॉर्निंग में। कहां पर? मॉर्निंग में 9 बजे से
10 बजे के बीच में ही ज्यादातर इंद्रधनुष बनते हुए देखोगे। जब भी देखोगे मॉर्निंग में अगर इंद्रधनुष बनते हुए देखोगे तो हमेशा ज्यादातर कंडीशन में 8 से 10, 9 से 10 के बीच में, 8, 10, 9, 10 के बीच में ही देखोगे, ये कंडीशन आपको है। ठीक है, और हमारा मतलब जब हम इंद्रधनुष देखेंगे, मतलब हमारी आंखों से जो इंद्रधनुष को देखने का एंगल होगा वो हमारा होगा 40 से 42 डिग्री। आंखों से देखने का जो एंगल होगा वो कितना होगा, विजिबल एंगल जो होगा, विजिबल एंगल जो होगा आंखों से देखने का वो हमारा 40 से 42 डिग्री होगा। मतलब आंखों से जो कोण बनेगा इंद्रधनुष के बीच का वो 40 डिग्री से 42 डिग्री के बीच में होगा। ये छोटी छोटी बातें हैं, इसको क्या करोगे, जानकारी में रखोगे। बोलो कोई दिक्कत इतने में? आई बात समझ में? प्राथमिक इंद्रधनुष कैसे बनता है? अब ऐसे अगर मैं बात करूं तो किसकी बात करूंगा, द्वितीयक इंद्रधनुष की बात करूंगा। किसकी बात करूंगा? सेकेंडरी रेनबो की, द्वितीयक इंद्रधनुष के बारे में बात करूंगा। अगर क्या चीज, टाइम वाइम मत देखो, ठीक है। अगर मैं द्वितीयक इंद्रधनुष की बात करूं, ठीक है, गेट बंद हो जाएगा तो पढ़ लो ना स्कूल में, हम तो कहते हैं यहां मत आओ। द्वितीयक इंद्रधनुष की बात करूं तो फिर वर्षा की बूंद ले लिया, ठीक है, और फिर से क्या ले लूंगा, ठीक है, और यहां भी क्या होगा, जल्दी जल्दी बता दूं इसको क्या। अब सूर्य का प्रकाश यहां भी पड़ेगा किस पर, तो यहां भी प्रकाश की किरण ऐसे मुड़ जाएगा। तो कौन सी घटना हुई, अभिलंब अभिलंब नहीं खींचेंगे, अपवर्तन की घटना हुई। और यहां प्रकाश बाहर न जाके उसी माध्यम में क्या हो जाएगा, कौन सी घटना हुई, यहां भी वही घटना होगी, प्रकाश दूसरे में बाहर न जाके मुड़ जाएगा फिर से। तो कौन सी घटना हुई, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और यहां बाहर निकलेगी तो कितने रंगों में, 7 कलर्स में जो है वो क्या हो जाएगी, बच जाएगी इस तरीके से। ठीक है, तो बताओ यहां पर कितने बार अपवर्तन हुआ, यहां 2 बार क्या हुआ, अपवर्तन। देखो एक यहां पर प्रकाश मुड़ी है, एक यहां पर मुड़ी है, क्यों, तो 2 बार क्या हुआ, और 2 बार क्या हुआ, पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ। 2 बार क्या हुआ, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, कहां पर, यहां पर और यहां पर। तो द्वितीयक इंद्रधनुष का निर्माण 2 अपवर्तन और 2 पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के बाद बनता है। और इसमें जब वायलेट कलर ऊपर हो और रेड कलर क्या हो, नीचे हो, तो समझ जाना वो इंद्रधनुष कैसा है, द्वितीयक इंद्रधनुष है। और इसके बनने का जो टाइमिंग है वो पता है कितने बजे से कितने बजे के बीच में है, कितने से कितना, 3 से 5 के बीच में शाम को। ये पीएम पर बनता है, 3 से 5 पीएम पर बनता है, ये बनता है शाम को। क्लियर, कोई दिक्कत? तो ये हो गया हमारा इंद्रधनुष, ये 3 से 5 के बीच में। और इसके बनने का जो एंगल होता है वो 53 डिग्री से 50 डिग्री के बीच में होता है। अलग अलग बुक्स में अलग अलग तरीके से क्या होते हैं, लिखा रहता है। तो बताओ इंद्रधनुष समझ में आ गया कैसे बनता है, कोई दिक्कत? तो आज हमारा जो टॉपिक है यहीं पर क्या करेंगे, हम लोग खत्म करेंगे। और साथ ही साथ तुम्हारा जो प्रिज्म का से परावर्तन का टॉपिक खत्म हो गया, अपवर्तन का टॉपिक खत्म हो गया, प्रिज्म के सारे टॉपिक खत्म हो गए। मतलब प्रकाश का 2 सेक्शन खत्म हो चुका, प्रकाश का 2 सेक्शन खत्म हो चुका। अब हम लोग जो पढ़ेंगे नेक्स्ट डे से वो पढ़ेंगे प्रकाशिक यंत्र के बारे में। और ये 2-3 दिन के लेक्चर होने वाले हैं। और 3 दिन के 3 लेक्चर्स में आपका ये पूरा चैप्टर जो है वो कंप्लीट थ्योरी क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। 3 लेक्चर्स चैप्टर का थ्योरी फिनिश हो जाएगा। क्लियर? और उसके बाद फिजिक्स जो है समझ लीजिए आधी आपकी खत्म हो चुकी है। ठीक है, तो मेहनत करके पढ़ते रहिए। जहां कोई दिक्कत होगा
बाकी मैं क्लासेस को यहीं पे समाप्त करूंगा। जाते जाते आप सभी को यही कहूंगा कि हाँ, क्या चीज बुलवा दिए। थैंक यू क्लास।